हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में बात करते हैं फिफ्थ टर्म एंड कंसेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज एडजुडिकेशन। देखो, एडजुडिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। जब भी दो पार्टीज के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपसी तनमन हो जाए, तो रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट या रिजॉल्विंग अ कन्फ्लिक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजुडिकेशन। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहां पर एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पर दो पार्टीज को कंसिडरेशन में लेंगे तो, लेकिन वो दो पार्टीज इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में दो इंसान तो नहीं हो सकते। ऑब्वियस ही बात है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो दो इंडिविजुअल्स की अगर आपस में लड़ाई हो गई है, तो वो नॉर्मल जैसे अपने देशों में कोर्ट चले जाते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के अंदर एक कोर्ट के बारे में डिस्कस करें जिसका नाम होगा आईसीजे। आईसीजे की फुल फॉर्म पता है ईशा? शाबाश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। आईसीजे के अंदर इतना टाइम नहीं है आईसीजे के पास कि वो इंडिविजुअल के मसलों को निपटाए। क्यों नहीं करेगा ऐसा आईसीजे? पीछे क्यों हट जाएगा? बिकॉज आईसीजे का ये मानना रहता है कि कंट्रीज के पास, नेशन स्टेट्स के पास अपने खुद के प्रॉपर जुडिशरी और ट्राइब्यूनल्स नाम की बॉडीज होती हैं। तो इंडिविजुअल्स को अगर कोई मसला है तो वो वहाँ पर जाकर अपने देश में उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, तो फिर सर ये एडजुडिकेशन जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से रिलेटेड है, आप ये बता रहे हो, और आप ये कह रहे हो यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो जाएगा कौन? ये फिर आईसीजे किसके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने बैठा है, किसके डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने बैठा है? तो यहां पर जो पार्टीज हैं, डिस्प्यूटिंग पार्टीज, वो एक्चुअली नेशन स्टेट्स हैं, वो एक्चुअली कंट्रीज हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को लेकर नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। ट्रेड के कंटेक्स्ट में दो देशों के बीच में वाद विवाद हो गया, लाइक यूएसए और चाइना। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 2019 में गंभीर तरीके से इन दोनों के बीच में एक युद्ध चला था, लेकिन वो युद्ध कोई फिजिकल युद्ध, आमने सामने वाला युद्ध नहीं था। उस वॉर का नाम था ट्रेड वॉर। दुनिया में इकोनॉमिक हेजिमन बनने के लिए चाइना ने खुले लेवल पर बिल्कुल सामने से चैलेंज करा था अमेरिका को कि भाई हम ग्लोबल सप्लाई चेन के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर बनेंगे। चाइना का ये बोलना था, चाइना का ये चैलेंज था अमेरिका को, और उसने अमेरिका को बिल्कुल नीचा दिखाया और उसके वर्चस्व को विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक पावर कम भी करा। और फिर बीच में तो कोविड आ ही गया, डेमोक्रेटिक देशों की धज्जियाँ उड़ गई। चाइना ने उसके ऊपर भी ब्लेम लगाया कि डेमोक्रेसी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब बेकार है, सब कुछ है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो चाइना जो है खुले तौर पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अब जब ये चैलेंज करेगा और अमेरिका को अपनी हेजिमनी कम होती हुई नजर आएगी, ऑब्वियस ही बात है, ये तो 2019 का सिर्फ एक इवेंट था। ऐसे ना जाने आगे चलकर और कितने सैकड़ों इवेंट होने वाले हैं, और सिंस 2019 ये हो चुके हैं जब से अमेरिका और चाइना के बीच में टसल स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर कंट्रीज के बीच में जब लड़ाई होगी तो वो कहाँ पर जाएं? इंडिविजुअल के बीच में लड़ाई होती है तो चलो, वो तो अपने देश में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई आपसी तनबन होती है, तो वो कंट्रीज कहाँ पर जाएं? तो उन कंट्रीज के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए ये कोड बनाया गया था आईसीजे नाम का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब एक प्रकार से ईशा
ये क्योंकि कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है ग्लोबल लेवल पर, तो इसको कहने के लिए बोल दिया जाता है कि ये कोर्ट एक प्रकार से वर्ल्ड कोर्ट की भूमिका निभा रहा है। ओके, वैसे हमें आईसीजे को कभी भी एग्जाम के अंदर लिखना मत वर्ल्ड कोर्ट, लेकिन क्योंकि इसका नेचर ऐसा है कि भाई एक कोर्ट दुनिया में ऐसा भी है जो देश देश के बीच में अगर कोई आपसी तनबन हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको भी रिजॉल्व करता है, इसलिए इसको अनऑफिशियली हम एक टैग दे देते हैं वर्ल्ड कोर्ट का। ठीक है, अब समझते हैं ईशा, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है। एडजुडिकेशन एक ऐसा मेथड होता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने का जो उनको रेफर करा गया है एक इस्टेब्लिश्ड कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यहां पर डिस्प्यूट जो है दो पार्टीज के बीच में रिजॉल्व हो रहे हैं, दो पार्टीज के बीच में सेटल हो रहे हैं, जो एक कोर्ट इस्टेब्लिश करा गया है उसके द्वारा। अब यहां पर वर्ल्ड लेवल पर कौन सा कोर्ट है जो दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है, वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एडजुडिकेशन के कंटेक्स्ट में हमेशा इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई करा जाता है डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए। मतलब ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही आता है वैसे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर जो भी इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशंस में फॉलो होता होगा वो आईसीजे ने अपनाया होगा, और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जैसे यूएन का चार्टर है, आईसीजे के भी कुछ अपने आप को चलाने के कुछ नियम कानून कुछ तो होगा, तो उसके बेसिस पर, उस इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर कंट्रीज के बीच में, पार्टीज के बीच में किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करा जाता है। अब शुरू से तो आईसीजे नहीं था, है ना, तो वर्ल्ड लेवल पर एडजुडिकेशन भी नहीं हो पाती थी। कंट्रीज के जो डिस्प्यूट थे वो इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं हो पाते थे। अब अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ, जब ये आईसीजे वर्ल्ड कोर्ट की स्टेटस की जब ये बॉडी नहीं थी, तो कंट्रीज क्या हथकंडा अपनाते थे दूसरे देश के साथ अपने मामले को शांत करने के लिए। अब हमें यह भी समझना होगा, क्या जब वो आईसीजे से पहले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना से पहले अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे, क्या वो पीसफुल प्रोसेस को अपनाते थे या फिर वो हार्मफुल प्रोसेस होते थे। तो आप प्रोसेसेस देख लो। कंट्रीज जाते थे वॉर की तरफ। अब युद्ध तो किसी भी तरीके से पीसफुल होता नहीं है, और हो सकता है कि युद्ध का परिणाम जो है दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन के लिए होकर निकले ही ना, दोनों पार्टीज लूज कर जाए सिचुएशन में। डिप्लोमेसी, जब एक देश के राजदूत दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश से बात करने, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब से बात करने, लेकिन डिप्लोमेसी बहुत बार जो है वो बैकफायर भी कर जाती है। बैकफायर कैसे? आपने किसी देश को कोई प्रॉमिस करा, जरूरी थोड़ी ना वो कोई प्रॉमिस निभाएगा। अगर वहीं पर यूनाइटेड नेशंस के सामने दो देशों ने अगर किसी ट्रीटी को साइन करा है, यूनाइटेड नेशंस उस ट्रीटी में मेडिएटर था, उसने साइन करवाई, उसकी निगरानी में साइन हुई, तो यहाँ पर जाकर चांसेस ये बनते हैं कि कंट्रीज ब्रीच नहीं करेंगे उसको, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फिर हो सकता है ग्लोबल लेवल पर आके आपकी बेइज्जती करे, और वो कंट्री जिसने ट्रीटी को ब्रीच करा है, बाकी कंट्रीज जो है अपना रुख मोड़ लें उससे। तो डिप्लोमेसी जो है अगर पर्सनल लेवल पर हो रही है, और हम बात तो वही कर रहे हैं जब ये आईसीजे, जब ये वर्ल्ड कोर्ट नहीं बना था, तो डिप्लोमेसी उस टाइम पर बैकफायर कर जाती थी, और डिप्लोमेसी आज भी बैकफायर करती है। हर कोई अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आईसीजे तो जाता नहीं है, लेकिन दूसरे रास्ते पर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि या तो कंट्रीज वॉर की तरफ जाएंगी, डिप्लोमेसी कभी कभार बैकफायर कर जाती है, या फिर आर्बिट्रेशन, जैसे बैठकर टेबल पर बैठकर बातचीत करना, या फिर कोई मेडिएटर आकर, थर्ड पार्टी आकर बातों को सॉल्व करवा दे। लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो कंट्रीज हैं, जो मेडिएटिंग कंट्रीज हैं, वो अपनी बातों से मुकरेंगी नहीं। तो एक अच्छा जो प्रोसेस होता है वो होता है एडजुडिकेशन का प्रोसेस, और जब ये आईसीजे के थ्रू होना शुरू हुआ तो ये और भी अच्छा होने लगा। ठीक है, बात करें अगर हम लोग आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है,
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब बना था उसके बाद 1945 वो साल है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, तो दो भी कोई भी जो दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती है, मान लो ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान, तो ये आपस में इन्होंने ये डिसाइड करा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कि हमें वॉर की तरफ, डिप्लोमेसी की तरफ, आर्बिट्रेशन की तरफ नहीं जाना है। हमारे वाद विवाद बहुत सारे हो चुके हैं, हम लोग आईसीजे के पास जाकर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाकर अपने मसले को निपटाएंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों, जो उसकी बिल्डिंग है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, यही है। ठीक है, और ये है उसका लोगो। अगर ईशा निर्भय आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपको जो है ऑलिव ब्रांच नज़र आएगी, और मैंने आपको बताया था ना, जो ऑलिव ब्रांच होती है वो किस चीज़ का संकेत होता है, पीस का, है ना। और यहाँ पर भी ऑलिव ब्रांच ने दुनिया को सराउंड कर रखा है एक तरीके से। ओके, आप सबका होमवर्क दोस्तों ये है, आपको ये बताना है कि आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है दुनिया में, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कौन सी देश में, कौन सी देश की सिटी या कैपिटल में है। आपको वो प्रॉपर लोकेशन इसकी बतानी है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन से देश के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए ये है, आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल कितने जजेस होते हैं, टोटल कितने जजेस होते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब दोस्तों ये जो शुरुआती लेक्चर जो मैं ये ले रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर 1 है टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने सिर्फ आईसीजे के बारे में, उसकी स्टैब्लिशमेंट के बारे में लिख दिया, थोड़ा बहुत बता दिया और डायरेक्टली आप जो है कंसेप्ट पर आ गए, हमें कुछ बैकग्राउंड वगैरह तो बताओ इसका। दोस्तों हमारी पूरी की पूरी सीरीज जस्ट स्टार्ट हुई है, ये बहुत लंबी चलने वाली है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 मेंस आईआर का जो एंगल होता है, प्रीलिम्स प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। तो आप सब्र रखो, डेडिकेटेड वे में हम 8 से 10 क्लासेस लेंगे जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, एक एक बॉडी को, एक एक यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर बताने का उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोबारा जब मैं आपको वो बताऊंगा तो वो चीज़ आपके लिए बोरिंग हो जाएगी वहाँ पर, और यहाँ पर मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने बैठूंगा तो आईसीजे के बारे में बताते बताते 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी है ये, आपको सिर्फ 2 चीज़ें अभी बतानी है होमवर्क के तौर पर, ताकि जब फ्यूचर में हम इस लेक्चर पर आएंगे प्रॉपर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपको पता रहे कि हाँ हमने होमवर्क करा था इसके बारे में। एक इसका हेडक्वार्टर बताना, दूसरा होमवर्क ये आपको टोटल नंबर ऑफ जजेस बताने के कितने होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि है तो ये कोर्ट ही। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन इस कोर्ट के ऊपर कुछ ब्लेम लगते हैं, इस कोर्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, विद रिगार्ड टू इट्स जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब इसकी जो अथॉरिटी है, इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उसके ऊपर ना बहुत सारे नेशंस जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके पावर्स एंड फंक्शंस कुछ ऐसे हैं जो इसको एक अच्छी बॉडी नहीं बनाते हैं। जिस प्रकार से देश की जुडिशरी काम करती है, उस प्रकार से अगर इसके पास स्टेटस है वर्ल्ड की जुडिशरी का, तो ये कोर्ट बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करता है कुछ मामलों में। अब मैं ये नहीं कह रहा इसकी जजमेंट्स गलत आती है, कंट्रीज़ के खिलाफ आती हैं, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत है, इसकी जुरिस्डिक्शन में, पावर्स एंड फंक्शंस में दिक्कत है। वो क्या दिक्कतें हैं? 4 मेजर दिक्कत हैं जिसके ऊपर आईसीजे को अपने ऊपर ब्लेम सहना पड़ता है, जो अक्सर अलग अलग मुल्क जो है इसके ऊपर लगाते हुए हैं। नंबर 1, अब ये देखना कितनी फनी बात है, कोई भी केस आईसीजे के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास दोस्तों तभी जा सकता है, आप कोई भी केस आईसीजे में तभी सबमिट कर सकते हो जब जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, वो जब अपना कंसेंट एक्सप्रेस करें कि यस हम आईसीजे के अंदर जाकर अपने मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब आप ये चीज़ सोचकर देखो, एक कंट्री है, इराक को मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, इराक है। इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेजन करी। अब बेचारा कुवैत तो विक्टिम है,
कुवैत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाना चाहता है, लेकिन इसका रूल ये कहता है, इसका चार्टर ये कहता है, जब तक इराक एग्री नहीं करेगा तब तक कुवैत के अकेले आने का कोई मतलब ही नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो बेचारा इस पूरे मामले में पिसेगा कौन, और विक्टिम कौन था बताओ? कुवैत। ठीक है, अब इस पहले पॉइंट से मैं आपको एक बहुत बढ़िया इंसाइट देता हूं, बहुत अच्छा आपके माइंड को जागरूक करता हूं, एक बात बोलकर बड़ी प्यारी सी, मजे आएंगे आपको। देखो दोस्तों, बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि सर इतने बार हम करंट अफेयर में, अखबार की सुर्खियों में, हमारे पापा मम्मी जब रात को डिनर कर रहे होते हैं, घर पे टीवी चल रही होती है, आज तक चैनल चल रहा होता है, न्यूज़ 24 चल रहा होता है, यूट्यूब है, सब कुछ है, हम इतना सुनते हैं कि पैलेस्टीन का युद्ध हुआ, विवाद हो गया किसी के साथ, इसराइल के साथ, एक ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, ईरान इसराइल का तो अभी फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है। तो आपको ये लगता होगा कि अगर सर आईसीजे नाम की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस के पास तो चलो ये पावर नहीं है, लेकिन आईसीजे फिर पनिश क्यों नहीं करता जिसने पहले एक्शन लिया था? या ये जो बायोलॉजिकल वेपन से वार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसमें लाखों हज़ारों बेजुबान लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जिन्होंने कुछ करा भी नहीं है, वो मारे जा रहे हैं, केमिकल वॉरफेयर हो रहा है, उनके ऊपर चिंगारियाँ बरसाई जा रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं, और लोग सोते सोते रातों को मर जा रहे हैं, उनके शहर जल जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कठपुतली बनकर देख रहा है, लेकिन आईसीजे क्यों नहीं एक्शन लेता? क्योंकि दोस्तों, कोई भी कंट्री अगर एक बार अपील करेगी ना आईसीजे के पास, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब 2-3 कंट्रीज आपस में लड़ रही है, आईसीजे का चार्टर ये कहता है, यहाँ पर आप इसको रूल समझ लो, इसका ये कहता है कि जितनी भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, एक पर्टिकुलर मसले के अंदर, जब वो दोनों जब तक नहीं जाएंगी तब तक आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो केस को संज्ञान में लेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, वो देखेगा ही नहीं, वो नज़रअंदाज कर लेगा इस चीज़ को। अब समझ में आया कि पर्सनल युद्ध क्यों चलते रहते हैं और ये इंटरनेशनल बॉडीज इंटरफेयर क्यों नहीं करती हैं? पहला पॉइंट इसका, ये पहली लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट और भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे ईशा बताया था ना अभी, कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स नहीं जा सकते हैं, सिर्फ स्टेट्स जा सकते हैं। जो आईसीजे में जो पार्टी बन सकते हैं ना, पार्टी इन द सेंस के आप जो है, आपने केस फाइल करा और सामने वाली कंट्री भी आ गई, एग्री कर गए, आपने कहा भाई आईसीजे में केस लड़ना है हम दोनों को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं जा सकता, कंट्री ही जा सकते हैं। जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब देखो लिखा हुआ है नॉन स्टेट, यानी कि नॉन कंट्री वाले जो एक्टर्स होते हैं, जो कंट्री नहीं है, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करने नहीं आए हैं, किसी देश की तरफ से कोई डिप्लोमेट नहीं आया है, प्रधानमंत्री नहीं आया है, राष्ट्रपति नहीं आया है, इसके अलावा फालतू इंसान आए हैं, इसकी नज़रों में तो ये फालतू हैं, बाकी सब कुछ, अगर देश को रिप्रेजेंट करने कोई नहीं आया यहाँ पर, और प्राइवेट अपने मसले को लेकर अगर आप चले आए यहाँ पर, तो यू कैनॉट डायरेक्टली इनिशिएट लिटिगेशन, फिर आप अपना केस नहीं चला सकते, ना ही कोई अपील कर सकते हो, ना ही कोई दरखास्त कर सकते हो आईसीजे से। अब बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि ये एक पर्सन है, मान लो चेहरे से बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान लग रहा है, इसकी कंट्री में हो सकता है ये पर्सन किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, और इसके देश में जो सरकार अभी सत्ता में बैठी हुई है वो अत्याचारी हो बहुत ज़्यादा, और इसके देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो इसके देश के अंदर जो जुडिशरी है, वो सरकार का साथ दे रही हो, और बेचारे ये लोग जो हैं, जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, वो मारे जा रहे हैं। ये पर्सन कहता है, इसका मानना है कि यार मैं भी तो इंसान हूँ, और ह्यूमन राइट्स तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, तो मैं किसके पास जाकर अपील करूँ? मेरे देश का तो जुडिशियल सिस्टम एकदम करप्ट है, वो तो बिक चुका है, हमारे देश के जजेस बिक गए हैं सरकार के सामने, सरकार ने उनको खरीद लिया है, उनके ऊपर दबाव बना रखा है, मैं कहाँ पर जाऊँ कंप्लेंट करने? तो अगर इसको पता लगे कल को कि वर्ल्ड कोर्ट भी एक चीज़ होती है, आईसीजे नाम की भी एक बॉडी है, हम यहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन अलाउड ही नहीं है। अब देखो मैं आपको दूसरी इंसाइट देता हूँ, आप अक्सर सुनते होगे अगेन मीडिया में, यूट्यूब पे, इधर उधर से, अखबारों में, करंट अफेयर्स में, कि नॉर्थ कोरिया के अंदर लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव करा जा रहा है, चाइना के अंदर
चाइना अपने आप को दिखाता तो है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल ट्रेड में उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। और जो ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कोई लड़की बिना सर ओढ़े कोई सेल्फी डालते तो टुकड़े टुकड़े कर कर उसका चॉप चॉप स्क्वायर में चील कौओं को खिला दिया जाता है, मास एग्जीक्यूशन चलते हैं। तो लोग अपने देश में, इसका मतलब उनके देश में जुडिशियल सिस्टम तो अच्छा नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, ना ही वो स्ट्रांग होगा। तो अब वो जो लोग हैं वो ऐसे कोर्ट जो हैं वो आ तो सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन वो करें तो क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईसीजे इंडिविजुअल्स की बातों को, उनके केसेस को संज्ञान में लेता ही नहीं है, ये उसके दायरे से बाहर है। बताओ, ये सबसे बड़ी, वन ऑफ द सबसे बड़ी लिमिटेशन हुई इसकी कि नहीं हुई? बताओ, इसकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब रह गया क्या? कंट्रीज कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है, मान लिया। इंडिविजुअल क्या हमेशा अपने देश के जुडिशरी पे रिलाई कर सकता है क्या? हमेशा कोई भी पर्सन? बोलो, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ऐसा। हर देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम एक समान है क्या? नहीं। चौथा मसला क्या है, कुछ जो डिस्प्यूट्स हैं जो आईसीजे के पास आते हैं वो सिंपली नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब पार्टीज के, कंट्रीज के, यहाँ पर जो स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो जस्टिशिएबल ही नहीं है, यानी कि आईसीजे उसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो मना कर देता है कि हमारे पास पावर ही नहीं है इसमें डिसीजन लेने की इन केसेस में। और फिर वो जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, जो कंट्रीज दो इसके पास आई थी, वो फिर दूसरे मोड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। और ये मोड कभी कभार विनाशकारी भी हो सकता है, जब वो कंट्रीज ये सोच ले कि हमें वॉर की तरफ जाना है। डिप्लोमेसी और आर्बिट्रेशन तो फिर भी ठीक है, वो आईसीजे के पास गए, दोनों ने एग्री करा था कि हमें आईसीजे के पास जाना है। आईसीजे के पास जाकर वो कह रहा है सॉरी जी, या तो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये वाला केस हम नहीं देखते हैं। तो भाई तुम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम कह रहे हो कि कंट्रीज के कोई भी वाद विवाद हो वो हमारे पास आ सकते हैं, अब तुम कह रहे हो वाद विवाद का भी सुनने का हमारे पास एक दायरा है, सारे वाद विवाद नहीं सुनते हैं जी हम। तो फिर वो कंट्रीज अलग से कन्फ्लिक्ट सेटलमेंट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन आप सोच कर देखो, अगर प्यार से टेबल कुर्सी पर बैठकर डिप्लोमेट्स के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर बात रिजॉल्व नहीं हुई, तो वो कंट्रीज तो कल को वॉर की तरफ चले जाएंगे, और इसका ब्लेम आईसीजे को सहन करना पड़ेगा। क्योंकि वो कंट्रीज तो ये कहेंगे कि सबसे पहले तो हम दोनों एग्री करके आईसीजे के पास गए थे, उसने बोला कि ये चीज़ हमारे दायरे के अंदर नहीं है, सॉरी हम इसको नहीं देख सकते, ये हमारी ऑटोनॉमी के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, ये चीज़ जस्टिसेबल नहीं है, तो उसने हमें छोड़ दिया था। और जब हमें छोड़ दिया तो हमारे वाद विवाद इतने बढ़ गए कि युद्ध के अलावा हमें कुछ सूझा ही नहीं। और उस युद्ध में नॉर्मल जनता जो है वो मारी जाती है, वो सफ़र करती है। ठीक है, जैसे 2019 की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया और ईशा भी मैं आपको बता रहा था ना, ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में तो 2019 से चला आ रहा है। ठीक है, चाइना डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत बड़ा भागीदार बनना चाहता है चाइना। ठीक है, इकोनॉमिक हेजेमोनिक स्ट्रक्चर चाइना अपना खुद का बनाना चाहता है। ठीक है, ये जो डब्बे आप देख रहे हो ना, जो बॉक्सेस, ये जो शिप्स के थ्रू, एयरप्लेन्स के थ्रू जो सामान जाता है, ये उसके बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है इनके बीच में, अब दिक्कत क्या क्या आ सकती है, मान लो अमेरिका आईसीजे के पास चला जाए लेकिन चाइना आने को नहीं मानेगा, तो कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, चाइना के पास जनता के पास नहीं है, तो वो लोग नहीं जा सकते, क्योंकि आईसीजे इंडिविजुअल्स की बातों को सुनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत बार हो सकता है कि इनके बीच में किसी प्रकार का ट्रेड वॉर चल रहा हो और आईसीजे के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शन से वो बाहर हो, तो वो कहेगा सॉरी हम इस केस को नहीं सुन सकते, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सारे तरह के केसेस को नहीं सुन सकते हैं। और ये हो सकता है कि उस कंट्री से डिप्लोमेट्स आए हो यहाँ पर अपनी बात कहने, या फिर प्रीमियर आए हो, या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब आए हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि सॉरी ये हमारे दायरे के बाहर है, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। तो फिर वो जो कंट्रीज़ हैं, डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं, वो अलग अलग मोड ढूंढते हैं फिर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, अपने वाद विवाद को मिटाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो जो मेथड ढूंढेंगे वो कभी कभार विनाशकारी भी हो सकता है वो वॉर की तरफ चले जाएं। अब दिक्कत भरी बात, यानी कि वर्ल्ड कोर्ट में, आईसीजे में 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है।
दो प्रिंसिपल्स इसके बहुत ख़राब हैं, जिसने ये प्रूव करा है कि वर्ल्ड कोड जो है वो एक तरीके से हैंडीकैप्ड है, वो अपाहिज है, वो विकलांग है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंपलसरी जुरिस्डिक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपलसरी जुरिस्डिक्शन ये पॉइंट नंबर 1 ही है। इसका मतलब दोनों पार्टीज जब तक नहीं एग्री करेंगे, अगर एक पार्टी भले ही विक्टिम है तब भी आईसीजे कुछ नहीं कर सकता। दोनों को साथ में आना, डिस्प्यूटिंग पार्टीज को साथ में केस डालना आईसीजे के अंदर ज़रूरी है। अभी जैसे ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इनके पास बेटर ऑप्शन तो ये ना, क्यों लड़ रहे हैं फालतू में वॉर, या आईसीजे के पास चले जाए, आईसीजे जो भी डिसीजन देगा वो मान लें। लेकिन अगर जिस पॉइंट पर ईरान रेडी है जाने के लिए, तो उस पॉइंट पर हो सकता है कि इसराइल रेडी ना हो, और जिस पॉइंट पर इसराइल रेडी हो उस पॉइंट पर ईरान रेडी ना हो। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आईसीजे का ऑप्शन तो सोचा ही नहीं है इन दोनों कंट्रीज़ ने। अभी भी ये युद्ध ऑन गोइंग है, हालांकि इसकी सिवियरिटी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ऑन गोइंग है। जान माल की हानि भी तो सोचो ना कितनी हो गई है अभी तक युद्ध चलते चलते। युद्ध कभी भी पीसफुल नेचर के तो हो ही नहीं सकते, ना ही वो किसी विकास की तरफ इशारा करते हैं, वो तो हमेशा विनाशकारी होते हैं, चाहे कैसा भी हो दो, कोई सा भी हो दो। दूसरा प्रिंसिपल जिसको गालियां पड़ती हैं और जिसने आईसीजे को, वर्ल्ड कोड को हैंडीकैप बनाया है, वो है डिपेंडेंसी ऑन द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। सेम बात वही कि जब तक स्टेट्स नहीं चाहेंगे, डिस्प्यूटिंग पार्टीज पार्टनर्स नहीं चाहेंगे, ठीक है, आईसीजे की डिपेंडेंसी इन्हीं के ऊपर रहती है कि भाई तुम्हारे देश में जो मसला है, आईसीजे पॉपकॉर्न खाते खाते पूरी मूवी और ट्रेलर एंजॉय करता रहता है, वो गलत होता हुआ देखता रहता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखता रहता है, वो अपने आप से कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता कंट्रीज को अपने पास बुलाकर उनको सजा देने का, या फिर उन पे किसी प्रकार की पेनल्टी इंपोज करने का, या फिर उनको किसी प्रकार का कोई हुक्म देने का। और जब कोई भी बॉडी अपने आप से कोई भी एक्शन को इनिशिएट करती है, उसको हम कहते हैं स्यूमोटो। स्यूमोटो, हम उसको क्या कहते हैं, स्यूमोटो, यानी कि स्यूमोटो का मतलब होता है जब हम उसको कहते हैं ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप से जब कोई ये पार्टी जो है वो कोई एक्शन लेकर किसी चीज़ को इनिशिएट कर सके। बट इवन आफ्टर दिस लिमिटेशंस, आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, सर फिर आईसीजे चल क्यों रहा है, आईसीजे को हम लोग बंद क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों चलता चला जा रहा है ये वर्ल्ड कोड। तो इन लिमिटेशंस के बावजूद आईसीजे इसलिए फंक्शन कर रहा है क्योंकि लाखों बुराइयां होने के बावजूद भी ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट माना जाता है कि भाई इसको बनाना अच्छी बात थी 1945 के अंदर, ताकि रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करा जा सके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। हम चलो एक्सेप्ट कर लेते कि इसके पास हर चीज़ की जुरिस्डिक्शन नहीं है, हर चीज़ में ये एडजुडिकेट नहीं कर सकता, डिस्प्यूटिंग पार्टीज के मसलों को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जहां जहां कर सकता है एटलीस्ट इसने बड़े सारे युद्ध होने से रोक तो लिए। जहां जहां पर हो सकता है कि अगर आईसीजे नहीं होता तो कंट्रीज के बीच में बात इतनी बिगड़ जाती, हालात इतने बदल जाते, बिगड़ जाते कि हो सकता है कि दुनिया तीसरा विश्व देख लेती। किसी की टेंशन्स, किसी के कन्फ्लिक्ट्स, कंट्रीज के, मतलब मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, किसी कंट्रीज के टेंशन्स, कन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में क्या मोड़ ले लें, क्या टर्न ले ले, रातों रात कौन सी कंट्री कितनी उत्तेजित हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो आईसीजे फिर भी एक सिग्निफिकेंट बॉडी है बिकॉज रूल ऑफ लॉ को ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में अप्लाई करती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ सेटलमेंट, जो कि पुराने ओल्ड टाइम में जो यूज होते थे, आज भी वैसे यूज होते हैं, लेकिन उससे बेटर आईसीजे के डिसीजंस होते हैं। क्योंकि जब आप आईसीजे के पास जाते हो, जिसकी रूलिंग होती है, मैं ये तो नहीं कहता, वैसे एक लिमिटेशन ये भी है कि आईसीजे की रूलिंग हर पॉइंट पे बाइंडिंग नहीं होती। कंट्रीज अगर माने ना बहुत सारी बातों को, तो आईसीजे कुछ नहीं कर लेगा उनका, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो फिर बात ही खत्म हो गई, आईसीजे एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी बात को नहीं मानते हो आईसीजे की, तो ये शो करता है कि आप इंटरनेशनल बॉडीज की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपकी छवि जो है वो खराब होती है, ठीक है। आप जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में किसी वोटिंग के लिए जाओगे, तो कंट्रीज आपसे रुख मोड़ने लग जाती हैं, ठीक है। आपकी कल को जाकर बहुत सारे मसलों पर हेल्प भी नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज, क्योंकि वो देखेंगे आप इंटरनेशनल बॉडीज की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो प्राइवेट एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज की क्या रिस्पेक्ट करोगे। तो जो ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ सेटलमेंट्स थे, जैसे वॉर, डिप्लोमेसी, आर्बिट्रेशन, एटलीस्ट उनसे बेटर रास्ता दे देता है हमें आईसीजे
कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने का। क्योंकि इस तरह की डिप्लोमेसी, जैसे आपको पता होगा ट्रम्प जब अभी अपने कार्यकाल में थे, एक ही बार रहे हैं वैसे तो वो, तो उन्होंने किम जोंग उनको बुलाया था, उनके साथ मुलाकात करी थी, लेकिन इस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं निकला। अमेरिका नहीं समझा सकता किम जोंग उनको, नॉर्थ कोरिया की सरकार को, प्रशासन को, कि आप लोगों को टॉर्चर मत करो। ये इतना वाहियात इंसान है ये मोटा, ये आप इसके टॉर्चर करने के तरीके अगर आप समझोगे, जानोगे ना, तो आपको वैसे तो हंसी आएगी, लेकिन अगर आप उसको फील करो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में एंटर करते हुए एयरपोर्ट पर इसके दादा या परदादा जी की फ़ोटो लगी हुई है, इसके पापा की, 2 लोगों की मूर्ति लगी हुई है। सबसे पहले आपको काम ये करना होता है, एयरपोर्ट पर फ्लावर्स खरीद कर उस मूर्ति पर चढ़ाने होते हैं और उसके बाद सेल्फी खिंचवानी होती है, तभी आपकी एंट्री एग्जिट हो सकता है उस कंट्री से। ठीक है, वहाँ पर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जो ये टीवी पर देखेगा वही आपको होटल रूम में, अपने घरों में देखना पड़ेगा। जब ये हंसेगा, पब्लिक प्लेस से निकलेगा, ये जनता से मिल रहा है, जब ये अच्छे मूड में है तो जनता को भी अच्छे मूड में रहना है, जब ये रो रहा है तो सबको रोना पड़ेगा। एक बार 6 बजे इसने, रियल की बातें बता रहा हूँ दोस्तों मैं सभी आपको, एक बार 6 बजे सुबह इसने मीटिंग बुलाई थी आर्मी हेड्स के साथ। तो आर्मी का जो मिलिट्री कमांडर था, देश का जो सुप्रीम हेड था आर्म्ड फोर्सेस का, इसने उसको बुलाया। अब 6 बजे जनरली किसी को भी यॉर्निंग आई जाती है, उबासी आई जाती है, उसको उबासी आ गई होगी। इन भाई साहब ने उसको रॉकेट पे बांध कर, प्रॉपर रस्सियों से जैसे हम दिखाते हैं मूवीज़ में, उस मिलिट्री हेड के कमांडर को रॉकेट पे बांध कर मून पे लॉन्च कर दिया था। वो हालांकि रास्ते में ही फट गया था रॉकेट, लेकिन उसको आगे बांध कर रॉकेट लॉन्च कर दिया था उसने मून की तरफ। ये है शासक, जैसे पिक्चरों में, वेब सीरीज में दिखाते हैं, ये इस बंदे की इमेज है। तो ट्रम्प भाई साहब क्या इनको ये समझा लेंगे क्या डिप्लोमेसी के थ्रू कि आप अच्छे बनो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने देश में लोगों को फ्रीडम दो, फंडामेंटल राइट्स दो, लोगों को टॉर्चर मत करा करो? नहीं, ये मोटू नहीं मानेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आईसीजे फिर भी एक प्रॉमिसिंग बॉडी है। देखो, कंट्रीज जो रास्ता अपनाती हैं वो भी बुरे हैं, आईसीजे के भी आप लाख बुराइयां कर लो, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये थोड़ा कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव ही सिचुएशन, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, लेकिन खाई में गिरोगे तो शायद से मर जाओगे, कुएं में गिरने की वजह से शायद से पानी आपको बचा लेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इट इज़ मच बेटर ऑप्शन रेदर देन फाइटिंग अ वॉर। ठीक है, उसमें तबाही वगैरह होती है, तो बेटर ये है कि आप आईसीजे के पास जाकर बात को रिजॉल्व कर लो। लेकिन बात यही है कि कंट्री टू कंट्री के डिस्प्यूट ही इसके पास जा सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स चलता है यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शन की तैयारी करवाई जाती है। ऑप्शन में दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो अभी हमारा कंप्लीट यूपीएससी का डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है, उसमें हमारा दिवाली ऑफर भी चल रहा है। द कोर्स रेगुलर प्राइस उसका जो होता है वो 19,999 है, अभी आपका वो 9,999 में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल का जो कोर्स है उसका रेगुलर प्राइस है 14,999, लेकिन करेंटली ड्यू टू दिवाली ऑफर, ठीक है, ये आपको 7,999 में मिल जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पीएसआई और हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड लॉ। इसके अलावा यदि आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव लॉ फैकल्टी प्राची मौर्य मैम। तो ये आपको पीसीएसजे, एडीपीओ, यूजीसी नेट, एपीओ और एआईबी कॉमन तैयारी होती है वैसे तो सभी लॉ के एग्जाम्स की, तो उसकी तैयारी आप करा सकती हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम्स। प्राइस जो है रेगुलर है इस कोर्स का वो 15,000 होता है, अभी दिवाली ऑफर जो है वो 7,999 में है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर डाउट पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर। और अगर आप इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ्स हैं, पीपीटीज हैं, वो अवेल करना चाहते हो तो एक पूरे चैप्टर के लिए आपको 21 रुपीज़ पे करने होंगे। जो क्यूआर कोड है यहाँ पर, आप इसको स्कैन करो, 21 रुपीज़ पे करो एक चैप्टर के लिए, और स्क्रीनशॉट भेज दो हमें पेमेंट का, या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर, और हमारी जो टीम है वो डायरेक्टली आपको पीपीटीज पीडीएफ सेंड कर देगी। इसके अलावा जर्नली आपको प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, पर्सनल लाइफ में कोई क्राइसिस है जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है,
आप जब मर्जी मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जब आप कंफर्टेबल फील करो। यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोर्स में आ रहे हो तभी आपकी हेल्प होगी। आपको कोई कैसा भी डाउट आता है, कोई सा भी डाउट आता है, आप वो मुझसे पूछ सकते हो आराम से। जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।